नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो पारिस्थितिकी असंतुलन जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसके पहले हमने लगातार 2 वीडियो डाले हैं। अभी एक दिन पहले ही पढ़ा है वीडियो। तो एक में तो हमने पूरा पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित विवरण दिया है। दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ सावधानियां हैं, जैसे शेयर वगैरह, तो उसका हमने पूरा विवरण दे दिया है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग उस वीडियो को भी देख लें और इस वीडियो को तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की जानकारी हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने बताया था इसके पहले के वीडियो में भी, और यह सर्वमान्य जानकारी है कि धरातल पर जो भी जैविक और अजैविक घटकों के बीच में संबंध है वो अनियमित नहीं वरन नियमित एक तंत्र के रूप में, एक सिस्टम के रूप में, तो जगह जगह पारिस्थितिकी तंत्र है। अब प्राकृतिक रूप से पारिस्थितिकी तंत्र अव्यवस्थित होते रहते हैं, लेकिन प्रकृति उनको बैलेंस कर लेती है। लेकिन मानव का हस्तक्षेप जब ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा, वो उसकी रिटर्निंग दिक्कत है। आज वही स्थिति है। आज सर्वत्र पूरी दुनिया में पारिस्थितिकी असंतुलन इस तरह से अपनी जड़ जमा चुका है कि आने वाले समय के लिए यह बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो इस पर बहुत सारे कन्वेंशन हो भी रहे हैं, बहुत सारे समझौते भी हो रहे हैं, और पॉजिटिव ज़्यादा सोचा जाता है और पॉजिटिव ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आज चाहे जो भी कह लिया जाए, आगे आने वाले समय में इसे संभाल लिया जाएगा और मानव की जो गतिविधियाँ पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ने में अब तक संलिप्त रही हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और आगे आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। तो ऐसे कि जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी घटक हैं, उन घटकों में से कोई भी घटक अगर कमजोर होगा तो पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। और बाकी और घटक कितने कमजोर हैं कितने नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी तो जो प्रोड्यूसर हैं यानी वनस्पतियां हैं, वनस्पतियां ही कम हैं। पूरी धरातल पर, पूरी धरा पर 33%, जैसे कि वैज्ञानिकों का एक अनुमान है, एक उनका आंकड़ा है कि पूरी धरातल पर 33% वनस्पतियां आच्छादित रहनी चाहिए। ये कम हो गई हैं। ये 10% से भी, ये 25 तक भी नहीं है, 22-23% के आसपास वनस्पतियां पूरे धरातल पर हैं। भारत में 21% शुद्ध वनी क्षेत्र है। अगर वृक्षों को जोड़ लिया जाए तो 24.62% वन क्षेत्र है। तो भारत में खुद बहुत कम है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां हैं, लेकिन बहुत सारे देश में कम है। तो कुल मिला के सबसे बड़ा जो घटक प्रोड्यूसर है वही धरातल पर उसका आच्छादन कम हो गया है। तो पर्यावरणीय प्रदूषण इसका सबसे बड़ा कारण है। बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन से रोज रोज जलवायु परिवर्तन की जो घटना हम देख रहे हैं, इस जलवायु परिवर्तन से हमारी पूरी परिस्थिति जो है वो प्रभावित हो रही है। तो हमने कहा जलवायु परिवर्तन का कारण है पर्यावरणीय प्रदूषण। पर्यावरण में 4 घटक हैं, हमने इसके पहले भी बताया था। वायुमंडल, जैवमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। ये चारों घटक बुरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं। हम हवा को तो देख ही सकते हैं, हवा में कितनी विषैली गैसें जा रही हैं और उनका क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसी तरह से स्थल भी हमारा बुरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। सबसे खास कि मिट्टी में आज इतने कीटनाशक, इतने हानिकारक और रसायन डाले जा चुके हैं कि जो कि आए दिन बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। कीटनाशक तो इसमें सबसे खास, और यूरिया का जो अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, उसके नाइट्रेट की लीचिंग हो रही है। उस नाइट्रेट की वजह से हमारे मानव समाज में ब्लू सिंड्रोम बेबी की बीमारी हो रही है। तो अब इसकी चर्चा, प्रदूषण की चर्चा इस टॉपिक में हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताते हैं कि जैसे एयर पोल्यूशन या हम कहेंगे कि वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में जहरीली गैसें जो सबसे खास जा रही हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसमें हम ओजोन को भी रख सकते हैं। तो बहुत सारी गैसें हैं। ये गैसें बहुत क्षति पहुंचा रही हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो सांस संबंधी तकलीफें पूरी दुनिया में बढ़ा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड आंखों को, चेहरे को और हमारे शरीर में जलन पैदा करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी लगभग यही काम है। तो ये 3 तो सबसे खास प्रदूषणकारी गैसें हैं। और भी प्रदूषणकारी गैसें जो कि नुकसान पहुंचा रही हैं वो बहुत सारी हैं, तो यहाँ बहुत गिनाने का समय नहीं है। लेकिन जो हम चर्चा आज करना चाहते हैं, इस जो पर्यावरणीय असंतुलन है या पारिस्थितिकी असंतुलन है, उससे 3 ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जो कि आने वाले समय के लिए बहुत बहुत ये गंभीर समस्या बनने वाली हैं। लेकिन जो कन्वेंशन हुए हैं उनसे लगता है कि इस पर हम ओवरकम कर लेंगे इसको और इस पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन फिर भी जानना बड़ा आवश्यक है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या
हम कहेंगे कि हरित गृह प्रभाव। तो प्रदूषणकारी गैस CO2 नहीं है, मीथेन ऐसी प्रदूषणकारी गैस नहीं है, वाष्प प्रदूषणकारी नहीं है, लेकिन इनकी भी मात्रा वायुमंडल में इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि इनकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव हो जा रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब बड़े बड़े रिसर्च स्टेशन अनुसंधान संस्थानों में एक ग्रीन कांच का एक घर बनाया जाता है, तो ग्रीन कांच के घर में सूर्य की किरणें तो आ जाती हैं लेकिन परावर्तित होकर लौट नहीं पाती है क्योंकि उनका वेवलेंथ बढ़ जाता है, तो उनके अंदर तापमान अधिक बना रहता है। वही काम सीधा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाष्प, ये सारी गैसें करती हैं, CFC। तो ये गैसें जाती हुई किरणों को, भौमिक किरणों को वायुमंडल में रोक ले रही हैं। इससे वायुमंडल का उष्मन या वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। औद्योगिक क्रांति 1850 के बाद जो रिकॉर्ड अब तक मिले हैं, जो प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर जो रिसर्च हुए हैं, अब तक धरातल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है और आगे आने वाले समय में ऐसे लगता है कि ये आधा डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री और बढ़ जाएगा आगे आने वाले 20, 25, 50 सालों में। तो इसी संदर्भ में पेरिस कन्वेंशन हुआ, पेरिस जलवायु परिवर्तन पेरिस सम्मेलन 2015 में, उसमें समझौता हुआ, पूरी दुनिया उस पर सहमति व्यक्त की है, उस पर समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। उस सहमति के आधार पर 2050 तक वायुमंडल का उष्मन जो है 1.5 डिग्री से ज़्यादा न जाने देने का एक संकल्प लिया गया है। अधिकतम ये 2 डिग्री हो जाए या समझौता मंजूर करता है, लेकिन 2 डिग्री से ज़्यादा ये कभी न होने दिया जाए। इसके लिए पूरी दुनिया तैयार है और शून्य उत्सर्जन पर जोर दिया जा रहा है। शून्य उत्सर्जन का मतलब कि कार्बन उतना ही उत्सर्जित हो जितना कि उसको ट्रैप कर लिया जा सके, जैसे वनस्पतियां उसको फोटोसिंथेसिस में उपयोग करती हैं, उनको ट्रैप कर सकें। तो देशों ने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, भारत ने भी निर्धारित किया है। भारत ने शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2070, यूरोप, अमेरिका सहित अधिकांश जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने अपना 2050 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है शून्य उत्सर्जन का। तो ये एक सकारात्मक कदम है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया निजात तो पा ही जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तब तक बहुत नुकसान हो जाए, और नुकसान हो भी रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार जो गैसें हैं उनका नाम एक बार और ले लेते हैं। CO2, CFC या HCFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HCFC अभी हमने बोला, पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, पर फ्लोरोकार्बन, PFCS। ये कुछ ऐसी गैसें हैं जो वायुमंडल में जा रही हैं और इनसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। अब एक खतरा और कि बहुत सारी ऐसी भी गैसें निकल रही हैं जो हमारे ओजोन परत को भारी क्षति पहुंचा रही हैं। 85 में एंटार्क्टिका के ऊपर बड़ा होल देखा गया था, छेद हो गया था। 2021 में जो रिसर्च आया है उसमें तो वह होल बंद हो चुका है, यानी इस पर काम बहुत ज़्यादा हुआ है। फिर भी ओजोन डिप्लीशन तो वायुमंडल में चल ही रहा है। ओजोन क्षरण के लिए जो गैसें उत्तरदायी हैं उनमें CFC सबसे प्रमुख है, हरियाणा इसको कहा जाता है। शीतलक और ऐसे फोम उद्योगों में इसका प्रयोग होता है, जितने भी रेफ्रिजरेटर, शीतलक, फोम उद्योग हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। अब CFC की जगह पे HCFC कई तरह के हैं, HCFC 22, 22, SCFC 23, SCFC 141। तो ये प्रमुख ओजोन क्षरणकारी गैसें हैं। इनके अतिरिक्त मीथेन भी है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, और इसके बाद मिथाइल क्लोरोफॉर्म हमने बोल ही दिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये विलायक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। इनका भी वही गैसें निकलती हैं, ये भी जाके नुकसान पहुंचाती हैं ओजोन परत को। ओजोन परत का क्षरण अगर कम हुआ, ओजोन हमारी धरती की रक्षा कवच है, ये सूरज की किरणों की हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है धरती पर आने से। अल्ट्रावायलेट से बहुत नुकसान है धरती पर, कुछ फायदे हैं तो बहुत नुकसान भी है। अल्ट्रावायलेट रेज हमारी त्वचा पे पड़ती है तो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण होता है, ये तो इसका सकारात्मक पक्ष है। इसी तरह से यह जीवाणुनाधी है, जीवाणुरोधी है, कीटाणुरोधी है। हम बहुत सारे प्रोसेस्ड मटेरियल बनाते हैं, धूप में रख देते हैं तो उसके कीटाणु मर जाते हैं। तो एक तो इसके फायदे हैं, लेकिन नुकसान इसके बहुत ज़्यादा है। इससे मानव में त्वचा कैंसर, सबसे खास त्वचा कैंसर, आँख की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, आँख का लाल हो जाना, आँख में मुदियापन की शिकायत, इस तरह की मतलब दिक्कत इससे होती है। वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, उनकी वृद्धि रुक जाती है, छोटी छोटी वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या छोटी छोटी वनस्पतियां इस तरह से ही नष्ट हो जाती हैं। तो ओजोन धरती की रक्षा कवच है, ये नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे समझौते हैं।
जैसे कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997, उसी तरह से सबसे पहले ये ओजोन क्षरण को रोकने के लिए ही 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे 2016 में किगाली समझौता हुआ। जैसे ये क्योटो प्रोटोकॉल के ही तहत आगे 2015 में ग्लोबल वार्मिंग पर कार्बन उत्सर्जन कम करने पर पेरिस 2015 समझौता हुआ था। उसी तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आगे 2016 में किगाली समझौता है ओजोन परत को नष्ट होने से बचाने के लिए। अब यह किगाली समझौता भी बाध्यकारी है और इसके पक्षकार इस पर अपना काम कर रहे हैं। इसमें 3 तरह से ओजोन क्षरण को रोकने की बात है। जैसे यूरोप है, अमेरिका है, जापान है, ऐसे विकसित देश इसको मतलब जो है 85% कम करेंगे 2036 तक, और 2036 तक इनको लक्ष्य दिया गया है कि आप 2010-12 के स्तर का 85% कम कर लें। इसी तरह से चीन, ब्राजील और इनके जैसे अन्य देश, इनको लक्ष्य दिया गया है 2045 तक अपने 2020-22 में जो उत्सर्जन है उनके हिसाब से 85% कम करने का। भारत, ईरान, पाकिस्तान जैसे देश, इनको लक्ष्य दिया गया है 2047 तक ओजोन कारी गैसों को, ओजोन क्षरणकारी गैसों को कम करने का, 85% तक लाने का इनके लिए। लेकिन अभी इनके लिए बाध्यकारी नहीं है। 28 से ये अपनी कटौती करेंगे, लेकिन इनका जोड़ा जाएगा 2024-26 से। तो 2024-26 के मुकाबले इनको भी 85% कम करना है। तो ये किगाली समझौता हमने बड़े संक्षेप में आपको बता दिया। और इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब जो ऐसे परिस्थिति या संतुलन का, वो चारों तरफ देखा जा सकता है। इतनी कॉम्प्लिकेशंस कि कनाडा के एक द्वीप में एक नया युग शुरू हो गया है, एंथ्रोपोसीन। अब तक हम लोग होलोसीन युग में जी रहे हैं, लेकिन अब एक नया युग जिसमें सब कुछ बदल जाएगा। जलवायु परिवर्तन से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा और बदली हुई परिस्थिति के अनुसार जीवन यापन में बहुत भारी बदलाव आएगा। और जो एक नया युग शुरू होगा उसको एंथ्रोपोसीन कहेंगे। वो कनाडा के एक द्वीप से शुरू भी हो गया है। तो यह हमारे लिए एक चेतावनी है। तो अब ये बहुत सारे गैस हैं वायुमंडल में व्याप्त हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से लेकर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसी तरह से असंतुलित हाइड्रोकार्बन। इनसे द्वितीयक वो प्रदूषक भी बनते रहते हैं। जैसे द्वितीयक प्रदूषक में एक प्रदूषक पैन है। पैन असंतुलित हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर सूर्य की किरण पड़ने से उसके अल्ट्रावायलेट से पैन पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, ये द्वितीयक प्रदूषक है। ये बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है। खास करके शुष्क गर्म मौसम हो और सूर्य की रोशनी पर्याप्त हो, साफ मौसम हो, तो इसमें पैन बनता है। द्वितीय प्रदूषक है हमारे श्वास तंत्र को, हमारे आँख को, हमारे बदन को ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। बदन में दर्द होता है, सांस में तकलीफ होती है, फेफड़े में दिक्कत होती है। तो पैन बहुत बड़ा प्रदूषणकारी गैस है। इसी तरह से धूम्र कोहरे को हम देखें तो धूम्र कोहरे में धुआं तो होता ही होता है, कोहरा तो होता ही होता है, सल्फर घुला रहता है। तो धूम्र कोहरे में अगर हम जाते हैं, खुली नाक के साथ जाते हैं, तो सल्फर हमारे नाक में बहुत ज़्यादा अंदर चला जाता है। नाक, श्वसन तंत्र ये प्रभावित करता है। तो इस तरह से हमने आपको कुछ इसकी कॉम्प्लिकेशन बताई और इनके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दी। इस तरह की वीडियो और भी आगे बनाई जाएगी। और आज का यह वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।